बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पुराना नाम था इनकम स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाना सीख लिया है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी, जिसका पुराना नाम था बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट अब वर्ड यूज नहीं होता, अब यूज होता है वर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेटा हम जो एसओएफपी बना रहे हैं वो विद एडजस्टमेंट्स कहलाती है, जिसके अंदर डिप्रिसिएशन भी होता है, जिसमें बैड एंड डाउटफुल डेट भी होता है, जिसमें एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट भी होता है। तो ये कहलाती है विद एडजस्टमेंट। तो ये हम हमेशा बनाते हैं 3 कॉलम्स में। सही है। अब ये कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले ओनर का नाम आ जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नया नाम है, पुराना नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हमने वर्ड यूज नहीं करना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपने नोट किया हो या ना किया हो तो उसमें जो हेडिंग होती है उसमें हम लिखते हैं फॉर द ईयर। लेकिन एसओएफपी में बेटा फॉर द ईयर नहीं लिखते, उसकी जगह लिखते हैं एज एट। एज एट। तो सर ये दोनों में क्या अंग्रेजी का फर्क है या इसके अलावा भी कोई फर्क है? सर इसके अलावा भी एक फर्क है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है 1 साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की, एक टाइम पीरियड की बनती है। लेकिन एसओएफपी 1 साल की नहीं बनती, एसओएफपी आज की बनती है। कोई अगर मुझसे पूछता है सर आपने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी इनकम कमाई, तो मैं बोलूंगा मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखो। कोई कहता है सर आज आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, तो मैं बोलूंगा मेरी एसओएफपी देखो। सही। तो एसओएफपी एक पॉइंट इन टाइम की होती है, आज की, इसलिए एज एट लिखा होता है इसमें। और प्रॉफिट एंड लॉस 1 महीने, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने के लिए होती है। सही है जी। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने बचपन में पढ़ी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं एसेट से। और आपको पता है बेटा एसेट्स 2 तरह के होते हैं, एसेट लिखने की जरूरत नहीं होती है, 2 तरह के एसेट्स होते हैं। सही। एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। तो स्टार्ट करेंगे हम नॉन करंट एसेट से। ये जो 3 कॉलम होते हैं सर, इसमें क्या लिखेंगे? पहले कॉलम में हेडिंग डालेंगे हम कॉस्ट, दूसरा है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जिसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब सर अभी तक की टोटल डिप्रिसिएशन। कॉस्ट में से अगर हम अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? एनबीवी। एनबीवी क्या होता है सर? नेट बुक वैल्यू। सही। ये होती है नॉन करंट एसेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसकी हम लिख देंगे कॉस्ट। कॉस्ट आपको सवाल में गिवन होगी। फिर अगर बेटा बिल्डिंग जो है वो डिप्रिशिएट होती है, लैंड कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। सही। इससे बिल्डिंग का वैल्यू गिरती है। सही। जो हम बिल्डिंग यूज करते हैं वो पुरानी होती है, जमीन कभी भी पुरानी नहीं होती। सही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? एक तो हमें पहले से दी हुई होगी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सवाल में, वो लेंगे हम बिल्डिंग की, और हमें बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन का रेट दिया होगा वो लेंगे। तो नॉर्मली बेटा बिल्डिंग के ऊपर हम लगाते हैं स्ट्रेट लाइन। सही है। तो जो भी रेट दिया हुआ होगा तो स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे लगाते हैं, वो हम सीख चुके निकालना किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉर एग्जांपल 1 लाख की जो है वो बिल्डिंग है, सही है, जिस पे रेट है 5%। तो 1 लाख का 5% 5,000 इस साल की, और अगर पहले की पड़ी हुई है 15, तो 15 और 5 दोनों को ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी? 20। 1 लाख में से 20 माइनस करेंगे, कितनी बच जाएगी? 80। ऐसे बेटा जितने भी एसेट हैं, जैसे मोटर व्हीकल, उसकी हम कॉस्ट ले लेंगे। सही है। और पहले की जो प्रोविजन पड़ी हुई है सवाल में वो लेंगे, और इस साल की मजीद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। सही है। तो याद रखिए बेटा अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टोटल आती है, जो सवाल में गिवन होगी वो हमें पिछले साल तक की गिवन होगी, स्टार्ट ऑफ द ईयर तक की, और इस साल की हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो ये टोटल आ जाएगी। कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? एनबीवी। तीसरा एसेट अगर है हमारे पास फिक्सचर एंड फिटिंग। एसेट्स को बेटा हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स को, जिस सीक्वेंस में सवाल में दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट की जो बेसिकली सीक्वेंस होती है वो होती है लाइफ के हिसाब से। सही है ना? सीक्वेंस किस हिसाब से होती है? लाइफ के हिसाब से। इसका मतलब ये बेटा कि जो सबसे ज्यादा जो है वो लॉन्ग एसेट होता है, जिनकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले लिखते हैं। उससे कम लाइफ जिसकी होगी वो लिखेंगे, जैसे बिल्डिंग की लाइफ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम मोटर व्हीकल, उससे कम फिक्सचर्स। सही है। तो बेटा जो सीक्वेंस सवाल में दी हुई है सिर्फ नॉन करंट एसेट की, वो हमने फॉलो करनी है। सही है। कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस कर दी एनबीवी। बेटा ये जो कॉस्ट है इसको टोटल करने की जरूरत नहीं होती हमें, इसको हमने वैसे ही रोल ऑफ कर दिया। अक्यूमुलेटेड को भी टोटल करने की जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दिया। एनबीवी को हमने टोटल करना होगा, नेट बुक वैल्यू। एनबीवी का बेटा एक और भी नाम होता है कैरिंग वैल्यू। क्या नाम होता है? कैरिंग वैल्यू। अब देखें नॉन करंट एसेट्स के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, नॉन करंट एसेट के बाद दूसरा एसेट कौन सा होता है? करंट एसेट।
करंट एसेट में बेटा सबसे पहले आती है इन्वेंट्री। सही है, करंट एसेट्स की एक सीक्वेंस है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सही है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री आएगी सर, ओपनिंग या क्लोजिंग? सही है, इन्वेंट्री बेटा यहाँ पे हमेशा आएगी क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि बेटा हम एसओएफपी बनाते हैं ईयर एंड पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा कहाँ दी हुई होगी? लिस्ट में दी हुई होगी, ट्रायल बैलेंस में, या नोट्स में दी हुई होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। याद रखिए बेटा, हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री नोट्स में दी हुई होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कभी भी बेटा इन्वेंट्री हमारी जो है वो ओपनिंग होती है, कभी भी क्लोजिंग नहीं होती। सर ये इन्वेंट्री को आप सेकंड कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? सर हम सारे करंट एसेट्स को सेकंड कॉलम में लिखेंगे ताकि इनको टोटल करके कहाँ लिखें? थर्ड कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट से थर्ड पे नहीं जा सकते, सेकंड से कहाँ जा सकते हैं? थर्ड पे जा सकते। सही है, इन्वेंट्री के बाद क्या आ गया? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं बेटा, जिनको हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे। ट्रेड रिसीवेबल्स का बेटा पुराना नाम था डेटर्स, लेकिन अब हम डेटर्स वर्ड यूज नहीं करते, अब हम यूज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा याद रखें, ट्रेड रिसीवेबल्स जो हम यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे आफ्टर बैड डेट। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स से हम मांगते थे 21,000 और वो कहता है 1,000 क्या हो गया? इररिकवरेबल है, उसको हम राइट ऑफ करना है, तो 21 में से 1 माइनस करेंगे, कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो कभी भी बेटा हम बैड डेट जो होता है, इररिकवरेबल डेट, वो एसओएफपी में शो नहीं करते, तो इसको ऐसे याद रख लें, इट्स बैड टू शो बैड डेट इन एसओएफपी। क्या लिखा? इट्स बैड टू शो बैड डेट इन एसओएफपी। बैड डेट हम शो नहीं करेंगे, वो पहले ही क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सर अभी तो आप कह रहे थे करंट एसेट्स हमने सारे सेकंड कॉलम में लिखना है, अब हम ये फर्स्ट कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? सर ये इसलिए फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें से अभी एक एडिशनल चीज माइनस करनी है जो बाकियों में से माइनस नहीं करनी, वो है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने बताया बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, ये हमारा डाउट होता है कि इतने कस्टमर्स फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? इररिकवरेबल। सही है, तो प्रोविजन का नया नाम है अलाउंस। सही, और डाउटफुल डेट के लिए वर्ड यूज कर रहा है एग्जामिनर, इररिकवरेबल डेट। तो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट इज द सेम थिंग एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज दी हुई हो या अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट की बात एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 आया और ये परसेंटेज है 10%, तो 20,000 पे 10% लगाएंगे, 2,000 आ जाएगा, और 20 में से 2 माइनस करके कितना बच गया? 18, वो यहाँ लिख देंगे। सही है, तो सर ये जो फर्स्ट कॉलम होगा इसमें क्या क्या आएगा सर? फर्स्ट कॉलम में सिर्फ नॉन करंट एसेट की कॉस्ट आ सकती है, और ट्रेड रिसीवेबल्स आ सकता है, और प्रोविजन आ सकता है। बस ये तीन चीजें आएंगी बेटा फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, अब सारी चीजें कहाँ लिखेंगे? सेकंड कॉलम में, और सबको टोटल करके कहाँ लिखेंगे? थर्ड कॉलम। इन्वेंट्री आ गई सर, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद क्या आएगा सर? अदर रिसीवेबल्स। क्या आएगा? अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल क्या होता है सर? अदर रिसीवेबल होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अदर रिसीवेबल्स क्या होता है? प्रीपेड। दो चीजें आती है बेटा अदर रिसीवेबल्स में, एक आता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक और चीज आ सकती है अक्रूड इनकम। सही है, दो चीजें आ सकती है, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बेटा? हमने जब एक्सपेंस को पे किया, जितना एक्सपेंस बनता था उससे ज्यादा पे कर दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। सही है, जैसे मंथली रेंट बनता था 10,000, साल का बनता है 120,000, लेकिन हमने पे कर दिया 125,000, 5,000 ज्यादा पे कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा पे किया बेटा वो इस साल चार्ज नहीं होगा, वो अगले साल हम यूज करेंगे, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे करंट एसेट में। सही, प्रीपेड रेंट। ऐसे बेटा इसमें एक और चीज आ सकती है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब बेटा? हमने किसी को जो पैसे दिए, हमने किसी से पैसे लेने हैं और किसी ने हमें अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा अक्रूड इनकम। सही है, जैसे हमने किसी को कोई सर्विस दी, सही है, उसने हमें अभी तक कमीशन नहीं दिया, तो जो कमीशन मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग है या अक्रूड है, वो क्या कहलाएगा? अदर रिसीवेबल, अक्रूड इनकम। ऐसे ही बेटा अगर हमें कहीं से रेंट मिलने वाला है, रेंट रिसीवेबल है, तो वो भी क्या होगा? अक्रूड इनकम। वो एडजस्टमेंट्स में बता देगा बेटा कि कितना अक्रूड इनकम है या कितना प्रीपेड एक्सपेंस। तो दो चीजें बेटा करंट एसेट में आ सकती है अदर रिसीवेबल में, या तो हमने किसी को ज्यादा पैसे दे दिए, वो प्रीपेड एक्सपेंस है, या किसी ने हमें अभी तक पैसे नहीं दिए, अक्रूड इनकम। ये दोनों आते हैं अदर रिसीवेबल्स। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है बैंक और कैश। क्या आता है? बैंक और कैश। सही है, ये जो बेटा करंट एसेट्स हम लिखते हैं इसकी एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस क्या है? यह है ऑर्डर बाय लिक्विडिटी।
ऑर्डर में लिक्विडिटी का क्या मतलब बेटा, सबसे ज्यादा टाइम लगता है इन्वेंट्री को बिकने में और किस में कन्वर्ट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में। उससे कम टाइम लगता है रिसीवेबल से पैसे निकलवाने में। उससे कम टाइम लगता है प्रीपेड को यूज करने में, सही है, या अक्रूड इनकम को रिकवर करने में। उससे कम टाइम लगेगा बैंक से जाके पैसे निकालने में। उससे कम टाइम लगेगा बेटा जेब से पैसा निकालने में। तो बेटा ये ऑर्डर बाय हम लिक्विडिटी करते हैं। सारे करंट एसेट्स को बेटा हम ऐड करेंगे, सही है, तो ये हम लिख देंगे कहाँ पे, सही है, थर्ड कॉलम में, सेकंड से थर्ड पे आ गए। ये नॉन करंट एसेट है बेटा, ये करंट है। नॉन करंट और करंट दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे बेटा, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज तो हो गई हमारे पास एसेट्स। एसेट्स के बाद क्या आ रहा है बेटा, कैपिटल और लाइबिलिटी। तो फिर हम हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी या कैपिटल एंड लाइबिलिटी, बात एक ही। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा सोल ट्रेडर के अकाउंट। सोल ट्रेडर क्या होता है, सिंगल ओनर होता है कि बिजनेस का ओनर एक ही होता है, ये होता है सोल ट्रेडर। तो बेटा जब भी हम सोल ट्रेडर के अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऐसे आएगा, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा याद रखें जब भी सवाल में कैपिटल गिवन होगा तो हमेशा कौन सा कैपिटल गिवन होगा, ओपनिंग कैपिटल। तो स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल से। इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे बेटा, वो क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा प्रॉफिट से हमारा कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है, सही है। और अगर लॉस फॉर द ईयर होता तो माइनस कर देते हैं, लॉस से कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे बेटा एक और चीज ऐड हो सकती है जो कि बहुत रेयर होती है, और ऐड क्या हो सकता है, और ऐड हो सकता है सर, ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या आ सकता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर ड्यूरिंग द ईयर बेटा ओनर मजीद पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में तो वो क्या होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सही है। माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है बेटा, आपको पता है जब भी ओनर बिजनेस में से कैश निकाले या गुड्स निकाले, किसके लिए, ओन यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है वो जब भी बिजनेस में से कैश निकाले या गुड्स निकाले वो ड्राइंग। तो यहाँ पे बेटा टोटल ड्राइंग आती है, चाहे वो कैश ड्राइंग होगी या गुड्स ड्राइंग होगी। बेटा अगर कैश ड्राइंग होती है तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, ड्राइंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट। और अगर ड्राइंग चेक से करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ड्राइंग को बेटा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और कैश या बैंक को कम कर देंगे। और ये भी हो सकता है बेटा कि ड्राइंग हो किसकी, गुड्स की। बेटा अगर हमारी मोबाइल शॉप है और हमने अपने लिए आईफोन 16 निकाल लिया, क्या एंट्री बनाएंगे, एक मिनट वीडियो को पॉज करें और सोचें। तो बेटा हम एंट्री बनाएंगे ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट, सही है। जब भी हमने गुड्स निकाली पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग तो बढ़ जाएगी यहाँ पे, और क्रेडिट क्या होगा, परचेज। परचेज बेटा कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाना सीख लिए, तो यहाँ पे जैसे परचेज आ रहा है, परचेज में से बेटा एक चीज हम माइनस करेंगे, ड्राइंग ऑफ गुड्स। उसको हम यहाँ शो भी कर सकते हैं, लेस ड्राइंग ऑफ गुड्स। और अगर शो नहीं भी करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, ये जो परचेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ब्रैकेट बना के यहीं पे माइनस कर दें, सही है। तो बेटा यहाँ पे ड्राइंग से उस वक्त आती है जब ड्राइंग गुड्स की हो। अगर ड्राइंग कैश या चेक की होगी तो यहाँ पे नहीं आती बेटा, फिर वो ड्राइंग कहाँ आती है, एसओएफपी में आती है, कैश या बैंक में से माइनस होगी। बहरहाल बेटा यहाँ पे टोटल ड्राइंग आएगी, चाहे कैश ड्राइंग हो या गुड्स ड्राइंग हो। नॉन करंट एसेट की भी ड्राइंग हो सकती है। अगर हम कंप्यूटर जो है वो जो ऑफिस का था वो घर ले गए तो क्या एंट्री बनाएंगे, वीडियो पॉज करें और सोचें। हम एंट्री बनाएंगे बेटा ड्राइंग डेबिट और ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, सही है। तो ड्राइंग यहाँ बढ़ जाएगी और ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिक्सचर या ऑफिस इक्विपमेंट जो भी चीज लेगा। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, प्रॉफिट हमने निकाल लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ड्राइंग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो आया ये क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन इसको लेबल करने की जरूरत नहीं होती। क्लोजिंग कैपिटल बेटा ये अंडरस्टूड है कि अगर हम ओपनिंग कैपिटल से चले तो प्रॉफिट ऐड किया और ड्राइंग माइनस किया तो क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा एसेट साइड हो गई, कैपिटल हो गया, आखिरी चीज रह गई लाइबिलिटी। दो तरह की लाइबिलिटी होगी बेटा यहाँ पे, एक नॉन करंट और एक करंट। जैसे पहले नॉन करंट एसेट लिखा था बाद में करंट एसेट, वैसे ही पहले बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी आएगा बाद में करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा सर, नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा लोन। अगर हमने किसी से लोन लिया या बैंक से लोन लिया या फिर जो है किसी दोस्त से लोन लिया तो वो लोन जो है अगर नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है, तो इधर आएगा। कैसे पता चला बेटा लोन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, सर अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है यहाँ पे 2021 में दिसंबर में, तो जो लोन 2022 में पे करना है अगले साल वो करंट लाइबिलिटी होगा, और जो 22 के बाद पे करना है फॉर एग्जांपल 23 या ऑनवर्ड्स, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। और अगर लोन में कोई भी डेट नहीं दी हुई तो हम हमेशा लोन को क्या अज्यूम करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी, अनलेस के लोन में लिखा हुआ हो शॉर्ट टर्म लोन,
क्या लिखा होगा, शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म लोन होगा तो करंट लायबिलिटी, कुछ ना बोले तो लोन हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर लोन में अगले साल की डेट दी हुई है तो करंट लायबिलिटी, और अगले साल के बाद की डेट दी हुई है तो वो क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। तो लोन में बेटा ये जो परसेंटेज है 10% ये मेंशन करना जरूरी है, और ये जो 2023 लिखा है ये भी मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल क्या होता है बेटा, हमारे क्रेडिट सप्लायर होते हैं जिनसे हमने गुड्स बाय किए हैं और अभी तक इनको पेमेंट नहीं की, तो ये हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं और ये हमेशा करंट लायबिलिटी होती है। इनका पुराना नाम होता था क्रेडिटर्स, सही, क्रेडिटर्स, नया नाम है ट्रेड पेबल्स। तो बेटा ये हमारे क्रेडिट सप्लायर है और ये हमेशा करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमने अगर गुड्स खरीदी है तो 1-2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में इनको हमने पैसे दे ही देने होते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी। जैसे बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद आ रहा था अदर रिसीवेबल्स, वैसे ही ट्रेड पेबल्स के बाद क्या आएगा, अदर पेबल्स। अदर पेबल्स में क्या आ सकता है बेटा, दो चीजें आ सकती हैं। एक आ सकता है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब बेटा खर्चा हो गया लेकिन अभी तक पैसे दिए नहीं। अगर हमने बेटा किसी को पैसे देने हैं तो वो हमारे लिए अक्रूड एक्सपेंस होगा, और अक्रूड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। और बेटा यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, जैसे वेजेस है उसके पैसे नहीं दिए, अक्रूड वेजेस है। रेंट अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, वो है। और बेटा और भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया, वो अक्रूड हो सकता है। एक और अक्रूड बेटा बहुत ज्यादा कॉमन है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, और वो होता है लोन का इंटरेस्ट। वो हमने निकालना होगा, कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोन है 1 लाख और 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख पे 10% लगाएंगे तो इंटरेस्ट कितना बनता है, 10,000। अगर सवाल में वो बता रहा है कि इंटरेस्ट पेड या लोन इंटरेस्ट पेड, या लोन इंटरेस्ट बता रहा है ट्रायल बैलेंस में और वो बता रहा है 6,000, मतलब बेटा 10,000 इंटरेस्ट बनता है जिसमें से कितना पे कर दिया, 6,000। तो कितना पे नहीं किया, 4,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 4,000। ये हो गया अक्रूड एक्सपेंस। और यहाँ पे बेटा एक और चीज आ सकती है जो बहुत रेयर होती है, और वो होता है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम का क्या मतलब बेटा, हमने किसी से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, ज्यादा पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक हमने उसको सर्विस नहीं दी, तो जो सर्विस हमने देनी है फ्यूचर में वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, प्रीपेड इनकम। तो बेटा याद रखें, अगर प्रीपेड एक्सपेंस हो तो वो करंट एसेट में आता है, और अगर प्रीपेड इनकम हो तो वो करंट लायबिलिटी में आएगी। ऐसे ही सर, अगर अक्रूड इनकम है तो वो करंट एसेट में आता है, और अगर अक्रूड एक्सपेंस है तो वो कहाँ आएगा, करंट लायबिलिटी में। सही है। इसके बाद अगर बेटा बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट इधर आएगा। ओवरड्राफ्ट निकला है ओवरड्रॉन से। ओवरड्रॉन का मतलब हमारे अकाउंट में जितने पैसे थे हमने उससे ज्यादा पैसे निकलवा लिए, अब हमने ये बेटा जो एक्स्ट्रा पैसे निकाले ये बैंक को हमने वापस देने हैं, और ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती है। बैंक कभी भी बेटा वो पैसे वापस मांग सकता है, जब वो मांगेगा तो 7 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली ये पैसे हमने बैंक को देने होते हैं। तो बेटा ये सारी करंट लायबिलिटीज हमने लिखी सेकंड कॉलम में, और सबको ऐड करके कहाँ लिख दिया, थर्ड कॉलम में। अब एक काम करेंगे बेटा, इक्विटी में ये ऐड कर लेंगे नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। ये जो फाइनल आंसर है बेटा ये कहलाएगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी। सही है, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी या टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो बेटा आपने पढ़ी अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में, A इज इक्वल टू सी प्लस एल। एसेट साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए किसके, कैपिटल लायबिलिटी के। तो ये जो SOFP बैलेंस होती है इसका यही मतलब होता है, एसेट साइड हमेशा बराबर आ रही है कैपिटल लायबिलिटी। तो जो एसेट्स का टोटल है वो बराबर आना चाहिए किसके, कैपिटल लायबिलिटी के या इक्विटी एंड लायबिलिटी। अगर ये बेटा मैच हो गया इसका मतलब हमारी SOFP बैलेंस हो गई, बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। कहते हैं अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है कि इनकी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए। सही है। लेकिन एक यहाँ पे कंफ्यूजन है, बच्चे समझते हैं यार हमारी तो बैलेंस शीट कभी बैलेंस होती नहीं है, और कुछ बच्चे समझते हैं अगर SOFP बैलेंस नहीं हुई तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। होता ही है कि अगर 15 मार्क की SOFP है, आपने 2 गलतियां की हैं, एक 1 मार्क की और एक 2 मार्क्स की, तो टोटल 3 मार्क्स आपके कटेंगे, बाकी जो है 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सही। तो ऐसा नहीं होता कि अगर SOFP बैलेंस नहीं हुई तो 0 मार्क्स मिलेंगे। सही, जितनी चीजें सही की हैं उसके मार्क्स मिल जाएंगे, और जो चीजें गलत की हैं उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और SOFP को बैलेंस करने का अलग से कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं होता। तो आई होप बेटा आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए आ गई।